भारतीय राजनीति इन दिनों असमंजस, अंतर्कलह और अंदरूनी खींचतान के दौर से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहती है, आज अपने ही भीतर नेतृत्व को लेकर उलझी हुई है। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज जारी है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर घमासान मचा हुआ है और इसी खींचतान के बीच उपराष्ट्रपति पद के लिए नामों की जोड़ तोड़ भी चरम पर है। लेकिन इन सब सियासी हलचलों से अलग लखनऊ की कुर्सी पर बैठा एक योगी चुपचाप इतिहास रच रहा है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न केवल पार्टी के अंदर चल रही गहमागहमी से अप्रभावित हैं, बल्कि हर दिन खुद को और मजबूत बना रहे हैं। जनता के भरोसे, कड़े फैसले और अद्वितीय स्थायित्व की बदौलत माफिया मिट्टी में जीरो टॉलरेंस शासन में देखने को मिल रहा है। सीएम योगी का शासन काल अब रिकॉर्ड बुक्स में भी दर्ज हो चुका है। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत का 8 साल 127 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। 8 वर्ष 132 दिन और योगी आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन यह सिर्फ कार्यकाल की बात नहीं है, यह उस ध्यान निर्धारित नेतृत्व की कहानी है जिसने प्रदेश के कुख्यात माफियाओं पर नकेल कसी, बुलडोजर को शासन का प्रतीक बना दिया और कानून व्यवस्था को राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना दिया। जहां पूर्व की सरकारों में अपराधी सत्ता के सहयोगी होते थे, वहीं योगी राज में वो या तो जेल में है या तो 2 गज जमीन में। पिछले कुछ वर्षों में बार बार यह प्रचारित किया गया कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। कभी यह कहा गया कि केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सत्ता का संतुलन बदला जाएगा, कभी विधायक उनके तानाशाही रवैये से नाराज हैं, ऐसा भी बताया गया। लेकिन ये सभी कयास उस समय ध्वस्त हो गए जब योगी ने लगातार 8वीं बार स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया और भाजपा के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनाई और अपने दम पर सत्ता चलाई। दिल्ली के लिए यह सच्चाई हजम करना मुश्किल है कि योगी अब भाजपा के भीतर एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र बन चुके हैं, बिना गुजरात मॉडल के, बिना किसी लॉबी के और बिना किसी खास केंद्रीय समर्थन के। अब एक नई चर्चा संघ के गलियारों से भी उठ रही है। मोहन भागवत जैसे वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ को भविष्य का प्रधानमंत्री उम्मीदवार मानते हैं। यह विचार महज आंतरिक इच्छा नहीं, बल्कि एक संकेत है कि गुजरात लॉबी के युग के बाद संघ अब नए चेहरे के रूप में योगी को सामने लाना चाहती है, जो हिंदुत्व का चेहरा है लेकिन प्रशासनिक दृढ़ता और जनहित की नीति से भी वो लेस है। और इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है, तो वो भी आप जान लीजिए आसान और सरल भाषा में। योगी आदित्यनाथ का अब तक का सफर भारतीय राजनीति के लिए एक केस स्टडी बन चुका है। जो संत गोरखपुर के मठ से उठा, जिसने साधु भेष में सत्ता को साधा, वो अब भाजपा और संघ दोनों के लिए एक ऐसा नाम बन गया है जिसे नजरअंदाज करना तो दूर, कोई रोक भी पाना किसी के लिए मुश्किल है। जहां भाजपा की दिल्ली इकाई अपने नेतृत्व को लेकर उलझी है, वहीं योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जो संगठन से ऊपर और सरकार से भी आगे दिखते हैं। योगी अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, एक संभावना है, एक विकल्प है और शायद 2029 के बाद के भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति भी योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लेकर और अब तक जिस तरीके से प्रदेश की कमान को संभाला है, जिस प्रकार से उन्होंने शासन किया है, जिस प्रकार की उनकी नीति रही है और तमाम तरीके के जो उनके आरोप लगे, उन नीतियों, उन शासनों को अलग आप कैसे देखते हैं और क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई सीएम हुआ योगी आदित्यनाथ के तरह, उसकी भी आप जिक्र करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिस प्रकार से लगातार शाह, मोदी, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य, तमाम तरीके की बातें की गई कि केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में बैठाया जाएगा, क्योंकि संगठन में उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव हार के बाद ये साफ तौर पे कह दिया था कि संगठन सरकार से बड़ी होती है। और अगर ऐसे में माना जा रहा था कि अभी बीते दिनों जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में जाकर अमित शाह से मुलाकात किया था, कहा यह भी जा रहा था कि इसी जुलाई महीने में केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और इस्तीफे के बाद डायरेक्ट वो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से बनेंगे। अगर प्रदेश अध्यक्ष वो बनते हैं तो उन्होंने जैसा कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कि संगठन सरकार से बड़ी होती है, यानी कि उन्होंने साफ तौर पे पहले ही ये कह दिया है कि संगठन का ही सब कुछ 27 के चुनाव में चलेगा। 27 का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष होगा उसके हिसाब से टिकट वितरण का पूरा शेड्यूल बनाया जाता है, किसको कहां से लड़ाना है, किसको कहां से टिकट देना है, कौन किसका आदमी, इस तरीके की बातें होती है। तो कहीं ना कहीं अगर 27 में इस तरीके की एक लामबंद होती है, एक तरीके की अगर रणनीति बनती है कहीं ना कहीं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।